गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ यू में स्वागत है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं मौर्यन डायनेस्टी के रिलेटेड सारे के सारे क्वेश्चन। इसके बारे में हमने कंप्लीट चैप्टर 2 पार्ट्स में कंप्लीट किया था, जिसकी वीडियो यूट्यूब पे पड़ी है, जिसपे पार्ट 1 और पार्ट 2 के टर्म पे पड़ी है। अगर आपने वो देखी है तो आज के क्वेश्चन में आपको कहीं भी दिक्कत नहीं होने वाली है, इसकी गारंटी मैं आपको देता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। देखो, ये हमारा क्वेश्चन सीरीज का सेट नंबर 8 है और इसी तरीके से हमने 7 सेट ऑलरेडी डिस्कस करे हैं। ठीक है, अब देखो, हमेशा की तरह हमारा आज का कोट कोट है, यू डोंट ऑलवेज नीड अ प्लान, समटाइम यू जस्ट नीड टू ब्रीथ, ट्रस्ट, लेट्स गो एंड सी व्हाट हैपेंस। यानी कि कभी कभी ना लोग कहते हैं कि प्लान बी बनाओ, अगर इस प्लान ए सक्सेस नहीं है तो प्लान बी बनाओ। पर ये जरूरी नहीं है। अगर आप प्लान ए में ही अगर आप भरोसा करते हो, उसके पीछे बिल्कुल लगे हुए हो, तो ना प्लान बी बनाने की जरूरत ही नहीं है। तो हमेशा एक प्लान ए बनाओ और उसी में इतनी जी जान लगा दो कि आपको प्लान बी बनाने की जरूरत ना पड़े। तो हम शुरू करते हैं। देखो, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से प्राचीनतम राजवंश कौन सा है? मौर्य, गुप्त, कुषाण, शुंग। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? मौर्य। ठीक है, ये हमने डिस्कस करें, तो मैं आज ब्रीफ में ज्यादा चीजें नहीं बताऊंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि अशोक ने तृतीय बौद्ध परिषद कहाँ बुलाई थी? देखो, बौद्ध परिषद टोटल 4 हुई थी, उसमें से ट्रिक मैंने आपको बता रखी है, आर, वी, पी, के। आर से हमारा क्या था? राजगृह। ठीक है, वी से क्या था? वैशाली। और पी से पाटलिपुत्र। और के से कुंडलवन, कश्मीर। ठीक है, ये सबके साथ ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूँ, फिर भी बस एक बार। और देखो, अगर इसमें हम शासकों की बात करें तो सिंपल ट्रिक थी इसकी, ए के ए अजातशत्रु, के कालाशोक, ए से अशोक, के से कनिष्क। तो अशोक के बारे में बात कर रहे हैं तो अशोक पाटलिपुत्र, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पाटलिपुत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन है जिसका नाम देवनाम प्रियदर्शी भी था? कल हमने जैसे डिस्कस करी थी कि अशोक के जो स्तंभ लेख हैं, शिलालेख थे हमारे, स्तंभ लेख थे और गुहा लेख थे। उसमें से हमारे जो वृहत शिलालेख और लघु शिलालेख थे, वृहत शिलालेखों की बात करते हैं तो हमारे 14 थे, और अगर हम लघु शिलालेखों की बात करते हैं तो वो 13 थे। ठीक है, उनमें से जो हमारे 4 लघु शिलालेख थे, कौन कौन से थे वो? मास्की का लघु शिलालेख, गुर्जरा का लघु शिलालेख, निट्टूर का लघु शिलालेख, और उद्गोलम उद्गोलम का लघु शिलालेख। इन चारों में इसका वास्तविक नाम अशोक लिखा गया, बाकी सभी प्रियदर्शी लिखा गया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? अशोक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि अशोक की प्रशासनिक नीति में भारी परिवर्तन किस घटना से आया? जैसे कि हम सभी को पता है कि अशोक ने जब कलिंग युद्ध किया था 261 बीसी में, अपने राज्याभिषेक के 8 साल बाद। ठीक है, तो इसके बाद ये बौद्ध धर्म में इसने परिवर्तन कर लिया था। और बौद्ध धर्म में परिवर्तन करने में कौन संत की महत्वपूर्ण भूमिका थी? उपगुप्त। ठीक है, पेपर में आता है कि अशोक को बौद्ध धर्म में परिवर्तन किस संत ने कराया, तो वो उपगुप्त थे। ठीक है, तो प्रशासनिक नीति में भारी परिवर्तन इसी वजह से तो आया। इससे पहले अशोक बिल्कुल एक क्रुद्ध शासक था, जो थोड़ी सी बातों में भी हत्या करने तक उतारू हो जाता, लेकिन कलिंग युद्ध के बाद उसने बौद्ध धर्म अपना लिया था। और यहाँ से हमारे अशोक एक, क्या कहते हैं, हमारी वो उस पॉलिसी को, ये पॉलिसी लेके आ गई कि जीवों की हत्या नहीं करनी है, और जब तक जरूरी नहीं हो तब तक सजा नहीं देनी है। ठीक है, तो ये हमारा कलिंग युद्ध हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक के अधीन मौर्य राजतंत्र का सबसे सही वर्णन निम्नलिखित में से कौन सा होगा? अब देखो, अशोक ने जब बौद्ध धर्म अपना लिया था, तो उसके बाद उसने क्या करा था कि अपने पास पूरी पावर में रख के अलग अलग भागों में बांट दी थी, और लोगों को भी प्रॉपर जीने के अधिकार दे दी थी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? स्वेच्छाचारी शासन। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अगर ये आ गया तो इसको देख लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया यूनानी राजदूत, इसकी ट्रिक क्या थी? एम। सी से हमारे चंद्रगुप्त थे, और एम से हमारे मैगस्थनीज। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मैगस्थनीज। ठीक है, सेल्यूकस निकेटर कौन थे? सेल्यूकस निकेटर के साथ चंद्रगुप्त मौर्य ने 305 बीसी में
लड़ाई करी थी जिसमें सेल्यूकस निकेटर हार गया था। और उसके बाद सेल्यूकस निकेटर की पुत्री से चंद्रगुप्त मौर्य का विवाह था। सेल्यूकस निकेटर की पुत्री का नाम क्या था? हेलिना। ठीक है। और सेल्यूकस निकेटर ने फिर पश्चिम वाले अफगान के एरिया सारे के सारे चंद्रगुप्त मौर्य को दे दिए थे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जानवर सारनाथ स्तंभ पर उत्कीर्ण है? देखो जो सारनाथ का स्तंभ है वो इस तरीके से है कि एक मूर्ति यहाँ बनी है, एक मूर्ति यहाँ और एक यहाँ बनी है। ठीक है। बीच में हमारा शेर है। ठीक है। इस तरफ सांड है और इस तरफ क्या है? हमारा हाथी है। ठीक इसी तरह पीछे से भी बनी, मतलब चारों तरफ से ये एक 3D शेप में बनी है। लेकिन इसमें क्या नहीं है हमारा? कौन सा पशु? हिरन। ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? हिरन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सेल्यूकस निकेटर ने को किसने पराजित किया था? अभी बताया था मैंने, सेल्यूकस निकेटर को 305 बीसी में चंद्रगुप्त मौर्य ने पराजित किया था। ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य की अगर हम बेटे की बात करें तो वो बिंदुसार थे, और बिंदुसार का पुत्र हमारा अशोक था। ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य को हम सैंड्रोकोटस भी कहते हैं, ग्रीक या यूनानी वर्ड में। ठीक है। सैंड्रोकोटस। और बिंदुसार को हम अमित्रघात कहते हैं। ये सब चीजें मैंने बता रखी हैं, आप देखें एक बार जरूर। ठीक है। और विरधरथ की बात करें हम, अगर हम विरधरथ की बात करें तो ये मौर्य में सबसे अंतिम शासक था। मौर्य शासन में सबसे अंतिम शासक। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये मेरे चैनल है कि मतलब लिंक है, आप मुझसे कहाँ कनेक्ट हो सकते हैं? टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और पीनट टेस्ट। अब इनकी लिंक आपको चैनल क्या कहते हैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल हो जाएगी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र की रचना किसने करी थी? देखो अर्थशास्त्र की रचना किसने करी थी? हमारे कौटिल्य ने। कौटिल्य का अगर दूसरे नाम की बात करें तो चाणक्य, और अगर एक और नाम की बात करें तो विष्णुगुप्त। ठीक है। और जो कौटिल्य की अर्थशास्त्र है ये उस वक्त के मौर्य शासन के राजनीतिक शासन के बारे में बताती है। ठीक है। राजनीतिक शासन के बारे में बताती है। और अर्थशास्त्र के अकॉर्डिंग समाज कितने भागों में बटा हुआ था? 7 भागों में बटा हुआ था। और किन किन भागों में बटा हुआ था ये बता रखा है। इसको देखने के लिए मौर्यन डायनेस्टी का पार्ट 1 देखें। ठीक है। और अगर हम पुष्यमित्र शुंग की बात करें, पुष्यमित्र शुंग ने ही मौर्य वंश के अंतिम शासक विरहद्रथ को मार के शुंग डायनेस्टी की स्थापना करी थी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अशोक ने अपने सभी अभिलेखों में एक रूपता से किस प्राकृत भाषा का प्रयोग किया है? कहने का मतलब है कि उसके जितने भी अभिलेख हैं उसमें कॉमन लैंग्वेज कौन सी है? तो वह है मगधी। ठीक है। वैसे तो अशोक के जो अभिलेख हैं वो 4 भाषाओं में है, ब्राह्मणी, खरोष्टी, अरमाइक, और एक क्या था हमारा? प्राकृत। ठीक है। लेकिन इन सभी में जो मेन है, उन सब में जो प्राकृत भाषा है वो कौन सी है? मगधी वाली। ठीक है। और अगर हम खरोष्टी की बात करते हैं तो कल हमने बताया था मानसेहरा और शाहबाजगढ़ी में जो ग्वालेख या अभिलेख मिले थे उनमें कौन सी वो थी? हमारी खरोष्टी लैंग्वेज थी। ठीक है। ब्राह्मणी लैंग्वेज इंडिया में यूज हो रखी है, और जो खरोष्टी और अरमाइक है ये पाक और अफगानिस्तान के एरिया में यूज हुई है, और प्राकृत ये भी इंडिया में यूज हो रखी है। एक क्वेश्चन था कि अशोक का कौन सा अभिलेख 2 भाषाओं में लिखा गया है? वो कौन सा था? शेरे कुना, अगर आपको याद है कल ही के उसमें डिस्कस करा है हमने, शेरे कुना जो हमें कंधार में मिला था। ठीक है। इसमें कौन कौन सी भाषा थी? अरमाइक और यूनानी। ठीक है। अरमाइक और यूनानी। इसका राइट आंसर क्या हो गया? मगधी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फिर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन मौर्य वंश का शासक नहीं था? देखो बिंदुसार थे हमारे चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र, चंद्रगुप्त मौर्य भी थे, इन्होंने ही मौर्य डायनेस्टी की स्थापना करी थी। लेकिन अजात शत्रु नहीं थे। अजात शत्रु किस डायनेस्टी संबंधित है? हर्यक वंश। ठीक है। हर्यक वंश। अजात शत्रु को ही हम क्या कहते हैं? शोणिक भी बोलते हैं। ठीक है। और अजात शत्रु को ही पितृहंता भी बोलते हैं, क्योंकि अजात शत्रु के जो पिता थे हमारे कौन? बिंबिसार। इनकी हत्या करके अजात शत्रु शासक बना था। ठीक है। तो इसको हम पितृहंता भी कहते हैं। तो ये हमारा इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विदेश यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया था? अगर भारत के दौरे की बात करें तो सबसे पहले किसने करा था? हमारा मेगास्थनीज ने। मौर्यन डायनेस्टी में आया था, एक यूनानी राजदूत था। ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मेगास्थनीज। अगर हम वेनसांग की बात करें तो वेनसांग हर्षवर्धन के वक्त में आया था। ठीक है। हर्षवर्धन। और इत्सिंग और फाइयान ये दोनों चीनी यात्री थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
निम्नलिखित में से सम्राट अशोक की वह पत्नी कौन थी जिसने उसको सर्वाधिक प्रभावित किया था? हमने कल ये भी डिस्कस है कारुवाकी। इसी से रिलेटेड एक आपको याद होगा रानी का अभिलेख, याद आ रहा है कुछ? रानी का अभिलेख ये कहाँ मिला था हमें? कौशाम्बी या फिर त्याग में, ठीक है। त्याग और कौशाम्बी के अभिलेख को हम रानी का अभिलेख भी कहते हैं, क्योंकि कहते हैं कि इस अभिलेख के अकॉर्डिंग अशोक की एक पत्नी अशोक की एक रानी कारुवाकी है जिसने सर्वाधिक किया दान पुण्य बढ़ चढ़कर किया है, ठीक है। ये अभिलेख ये बताता है हमें, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कारुवाकी। नेक्स्ट क्वेश्चन आने वाला, तक्षशिला विश्वविद्यालय किन दो नदियों के बीच स्थित था? देखो अगर ये हमारा इंडिया का मैप है तो देखो यहां से हमारी निकलती है सिंधु, ठीक है, और यहां पर हमारी आती है कौन सी? सतलज नदी, ठीक है। सतलज नदी इंडिया में सिपकिला दर्रा, एक सिपकिला पास है जो हिमाचल प्रदेश में पड़ता है, वहां से इंडिया में एंटर करती है, ठीक है। इन दो नदियों के बीच में ही तक्षशिला विश्वविद्यालय था, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सतलज और सिंधु, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनानियों को भारत से बाहर किसने निकाला था? देखो यूनानियों को भारत से बाहर किसने निकाला था? चंद्रगुप्त मौर्य ने। सेल्यूकस निकेटर आपको होगा, बाकी उसके अलावा उसकी और भी लड़ाइयां हुई थी। सेल्यूकस निकेटर मेन है क्योंकि वो नेपोलियन उसको यहाँ छोड़ के गया था, यहाँ के जो विजित क्षेत्र है उनमें शासन करने के लिए, लेकिन सेल्यूकस निकेटर को चंद्रगुप्त मौर्य ने हरा के भेज दिया था, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? चंद्रगुप्त मौर्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य के प्रसिद्ध गुरु चाणक्य निम्नलिखित में से किस विद्या केंद्र से संबंधित थे? तक्षशिला, ये भी हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है, ठीक है। तक्षशिला। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीन भारत का प्रसिद्ध शासक कौन था जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म अपना लिया था? ठीक है, अब देखो इसका राइट आंसर क्या है हमारा? चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य ने अंतिम दिनों में जैन धर्म अपना लिया था। अब जैन धर्म किस गुरु के अंडर में अपनाया था? उनका नाम था भद्रबाहु, ठीक है। पेपर में आ सकता है कि चंद्रगुप्त मौर्य को जैन धर्म किसने अपनाया था? भद्रबाहु। और इन्होंने जैन धर्म अपनाने के बाद ये श्रवण बेलगोला कर्नाटक चले गए थे, श्रवण बेलगोला कर्नाटक, ठीक है। और यहाँ पर इन्होंने अपने शरीर को त्याग दिया था, और इस शरीर त्यागने की जो पद्धति है इसको हम संलेखना पद्धति बोलते हैं, ठीक है। ये चीज मैंने उस टाइम डिस्कस नहीं करी थी। देखो यहाँ शरीर त्यागने की विधि, इस विधि को हम क्या बोलते हैं? संलेखना विधि, ठीक है। इसमें क्या होता है कि इंसान अन्न जल सब कुछ त्याग देता है और अपनी मौत का इंतजार करता है, ठीक है। मतलब अन्न जल छोड़ देगा और योग तप में लग जाएगा, और जब उसकी मौत आएगी तब आएगी, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं संलेखना पद्धति। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, कलिंग युद्ध किस वर्ष में हुआ था? कलिंग युद्ध कब हुआ था हमारा? 261 बीसी में, ठीक है। और अगर किसने किया था? अशोक ने। और किस राजा के खिलाफ किया था? कलिंग के राजा नंदराज। और इसके बारे में डिस्कस पता हमें कहां से चलता है? ये हमें पता चलता है जो हमारा कलिंग का हाथी गुम्फा अभिलेख है, ठीक है। हाथी गुम्फा अभिलेख, इससे हमें पता चलता है कि कलिंग के युद्ध में उस वक्त कलिंग के राजा नंदराज के खिलाफ अशोक ने कलिंग युद्ध किया था। और अशोक का अगर राज्याभिषेक की बात करें तो वैसे तो 273 में हो गया था जब बिंदुसार की मृत्यु हो गई थी, लेकिन एक्चुअल राज्याभिषेक की बात करी जाए तो ये 269 बीसी में हुआ था, ठीक है। इस चीज को ध्यान में रखना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सैंड्रोकोटस की चंद्रगुप्त मौर्य के रूप में पहचान किसने करी? देखो अभी हमने बताया था कि चंद्रगुप्त मौर्य का दूसरा नाम क्या था? सैंड्रोकोटस। लेकिन ये सैंड्रोकोटस नाम चंद्रगुप्त मौर्य का ही है, ये किस इतिहासकार ने बताया था? ये बताया था विलियम जोन्स ने, ठीक है। सैंड्रोकोटस नाम इसका ग्रीक या यूनानी वर्ड है, ठीक है। सैंड्रोकोटस जो नाम है ये ग्रीक या फिर यूनानी वर्ड है, ठीक है। इस चीज को भी ध्यान में रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चंद्रगुप्त मौर्य के बाद सिंहासन पर कौन बैठा? अब देखो बिंबिसार और बिंदिसार में कंफ्यूज मत होना। देखो इसको कैसे याद करो? सी, ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य का सी, फिर बी, फिर ए। अब बी का कैसे याद करना है कि देखो बिंदु किसमें लगेगी? अशोक में। इतना ऐसे ही बस इतना याद रखना, बिंदु किसमें लगेगी? अशोक में, ठीक है। तो चंद्रगुप्त मौर्य के बाद सिंहासन पर कौन बैठे? बिंदुसार, ठीक है। विष्णुगुप्त किसका दूसरा नेम है? चाणक्य का। और बिंबिसार की बात करें तो ये हरियर डायनेस्टी के हैं,
ठीक है, हर्यक डायनेस्टी का। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य उत्तर पश्चिम में कहां तक था? अब देखो, अगर हम चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य की बात करें तो देखो, चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य उत्तर जो पश्चिम है इसमें ईरान, ठीक है, ईरान तक फैला हुआ था। और अगर हम उत्तर में बात करें, ठीक है, तो ये कश्मीर, और अगर हम दक्षिण में बात करें तो ये हमारा फैल रखा था कर्नाटक मैसूर तक, ठीक है, कर्नाटक मैसूर तक। तो लेकिन अगर भारत की बाउंड्री के अकॉर्डिंग कहें, अगर भारत के नक्शे के अकॉर्डिंग बाउंड्री बनाई जाए तो चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य हिंदू कुश पर्वत, ये कहाँ पड़ता है हमारा? अफगानिस्तान में, ठीक है, तो यहाँ तक इसकी सीमा फैली हुई थी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? हिंदू कुश पर्वत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन भारत में कौन सी एक लिपि दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती थी? कहने का मतलब है कि यहाँ से लिखना शुरू करेंगे हम इधर को, फिर दूसरी लाइन यहाँ से इधर को, नहीं, दूसरी लाइन भी हम यहीं को लिखना शुरू करेंगे, ठीक है। ये लिपि थी हमारी खरोष्ठी लिपि, ठीक है। खरोष्ठी लिपि से संबंधित अशोक के अभिलेख कौन कौन से हैं? मानसेहरा और शाहबाजगढ़ी, इंपॉर्टेंट है, तब मैं बार बार बता रहा हूँ, मानसेहरा और शाहबाजगढ़ी, शाहबाजगढ़ी, ठीक है। जो अगर हम ब्राह्मणी लिपि की बात करते हैं तो हमारी जो ब्राह्मणी लिपि है ये हम लिखते हैं बाएं से दाएं, यानी कि इधर से इधर को, ठीक है, लेफ्ट टू राइट। जबकि जो खरोष्ठी लिपि है इसको लिखा जाता है राइट टू लेफ्ट। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? खरोष्ठी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बिंदुसार ने अशोक को किस विद्रोह को समाप्त करने के लिए भेजा था? तो बिंदुसार ने अशोक को किस विद्रोह को समाप्त करने के लिए भेजा था? तक्षशिला, ठीक है। अब ऑप्शन क्या कहते हैं, कल मैंने आपको 5 प्रांत बताए थे ना, उत्तरापथ, मध्यपथ, पूर्व पश्चिम और दक्षिणापथ। तो उसमें से आपको ये बताना है तक्षशिला किसकी राजधानी थी। राइट आंसर बताने वाले के कमेंट पे मैं हार्ट, ठीक है, हार्ट से हार्ट दूंगा, जिससे आपको पता लग जाएगा ये राइट आंसर है। तो इसका बताना कि तक्षशिला मौर्य काल में किसकी राजधानी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अभिलेख में अशोक नाम उल्लिखित है? देखो, अशोक नाम की अगर हम बात करें तो अशोक का नाम 4 लघु शिलालेखों में उल्लिखित है। वो कौन कौन से हैं? एक तो है हमारा मास्की, मास्की का लघु शिलालेख, दूसरा है हमारा गुर्जरा का लघु शिलालेख, तीसरा है निट्टूर जो मैसूर में पड़ता है का लघु शिलालेख, चौथा है हमारा उदगोलम का लघु शिलालेख। अब ऑप्शन में देखते हैं फिर कौन सा वाला है, मास्की है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मास्की। अगर हम रुम्मिनदेही अभिलेख बोलते हैं तो ये हमारा नेपाल में है, ठीक है, रुम्मिनदेही अभिलेख हमारा नेपाल में है और इसमें हमें गौतम बुद्ध के बारे में जानकारी पता लगती है। 13वें शिलालेख की बात करी जाए तो इसमें कलिंग युद्ध और उसके बाद जो प्रशासनिक चीजें हैं उसके बारे में इसमें डिस्कस करी गई है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मास्की अभिलेख। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य मंत्री परिषद में कौन राजस्व एकत्रीकरण करने का संबंधित था? ठीक है, अब देखो, राजस्व को एकत्र करना है तो इसके लिए समाहर्ता, कैसे याद करें? देखो, सामान को हरने वाला, ठीक है, एकत्र करने वाला, तो समाहर्ता। अगर अंतपाल की बात करें तो ये अंतपाल हमारा जो सैनिक होते थे, या उसके लिए प्रॉपर वर्ड नहीं अभी मैं कैच कर पा रहा हूँ। अंतपाल मेनली मतलब क्या कहते हैं, ये अधिकारी होते थे जो सुरक्षा के काम आते थे, ठीक है। तो ये हमारे अंतपाल हो गए। और अगर राजस्व का एकत्रीकरण करना है तो उसके लिए कौन थे? समाहर्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाग एवं बलि क्या थे? ठीक है, देखो, भाग और बलि, सबसे पहले तो देखो ये हैं क्या, ये दोनों के दोनों एक तरीके के कर हैं, ठीक है। भाग जो है ये उपज कर था, उपज कर। और अगर हम बलि की बात करें तो ये उपकर था। उपकर कहने का मतलब है उपज के अलावा लिया जाने वाला कर, ठीक है। अब अशोक के वक्त में जो भाग कर था इसको अशोक ने 1/6 से, यानी कि 1/6 से 1/8 कर दिया था, ठीक है। अब यानी कि अगर किसी की फसल 100 किलो होती है तो उसमें से 8वां हिस्सा क्या कहते हैं? राजा लेगा, ठीक है। क्योंकि हमने बताया था कि जो भूमि है, भूमि का अधिकारी कौन है या भूमि का हेड कौन है? राजा है। और राजा जमीन से जुड़ी जो भी चीजें होंगी उसका
मालिक है, ठीक है। ये चीजें मौर्य शासन में या जितने भी राजा उस वक्त में कहा जाता था, तो यही वो भाग व बलि कर थी। और जो ये बलि उपकर है, ठीक है, जो ये बलि उपकर है इसको अशोक ने जब लुम्बिनी गया था यानी कि नेपाल, तो बलि कर को हटा दिया था। यानी कि अशोक ने उपज के अलावा जो एक्स्ट्रा कर उससे पहले के शासन राजा ले रहे थे उस कर को इसने हटा दिया था। किसने? अशोक ने। पेपर में आ सकता है कि किस मौर्य शासक ने बलि कर को हटा दिया। इसका आंसर क्या हो जाएगा? अशोक। तो इसका राइट आंसर क्या है? राजस्व का स्रोत। क्योंकि ये जब ये कर है, राजस्व को ही तो बढ़ाएंगे ना, राजा की जो इनकम है उसी को तो इंक्रीज करने में मदद करेंगे। तो भाग और बलि कैसे? राजस्व के स्रोत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस स्तंभ में अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है? ठीक है, ये हमने बहुत बार डिस्कस कर दिया है, मास्की का लघु स्तंभ। क्योंकि अशोक नाम कहां पर है? सॉरी, मास्की के लघु स्तंभ में तो हमने अशोक नाम है। भ्राभु स्तंभ जो है इसमें अशोक ने खुद को मगध का सम्राट बता रखा है, ठीक है। भ्राभु जो स्तंभ है इसमें अशोक ने खुद को मगध का सम्राट। रुक्मिणदेही नेपाल से संबंधित हो गया, नेपाल और रानी का संबंध कारुबाकी से संबंधित हो गया, और मास्की का लघु स्तंभ अशोक नाम से संबंधित हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रज्जुक कौन थे? ठीक है, रज्जुक थे हमारे मौर्य शासन में अधिकारी, ठीक है, मौर्य शासन में अधिकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह संत जिसने अशोक को बौद्ध धर्म के प्रति आकर्षित किया था, यानी कि बौद्ध धर्म अशोक को किसने अपनवाया था? ये थे हमारे उपगुप्त। ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। और भद्रबाहु कौन थे? जिन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को जैन धर्म अपनाने में मदद करी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हमारे आज के क्वेश्चन थे, और ये मेरी टेलीग्राम चैनल की लिंक है जहाँ पर आपको आज की जो हमारी ये वीडियो है इसकी PDF फ्री में अवेलेबल हो जाएगी। आप लोग इससे जुड़ जाएं। थैंक यू।